वेलकम टू ऑन अकेडमी लेट्स क्रैक इट। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएससी द इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ, जहाँ पे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में बात करेंगे। सवाल ये बनता है कि ये टॉपिक क्यों हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है और हम इसको आज क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को विज़िट करते हैं और वहाँ पे उनकी वाइस प्रेसिडेंट से जो है मुलाकात भी होती है और जो बातें वहाँ पे की जाती हैं रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, आज उसी के बारे में बात करेंगे कि जब डेमोक्रेसी के बारे में बात की जा रही थी उन्होंने क्या क्या कुछ बोला। इवन दो थोड़ा सा जो क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी इंडेक्स में स्लिप होना यानी कि नीचे की ओर आना थोड़ा सा एक चिंताजनक था और उनको ऐसा लगता है कि शायद मे बी कुछ इश्यूज़ हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या पड़ा वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले करंट अफेयर्स के इशू पे देखते हैं कि बात हुई क्या थी, आखिर उन्होंने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद ये एक न्यूज़ बनी। इस न्यूज़ को द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपने न्यूज़ में डाला था और उसके बाद इसका एक आर्टिकल भी आया। होपफुली आज मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स को तीनों को मिक्स करके देखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इस टॉपिक का बनना ज़रूरी है। अगर आप 2022 और 2023 मेंस के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, इवन दो इसमें से प्री का क्वेश्चन भी निकलेगा, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। वैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा भी है, लेकिन उसको अब कंटेम्प्रेरी इंडिया के साथ देखना है कि आखिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और क्या हम लोग डेमोक्रेसी में आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम लोगों के लिए कोई ऑब्स्टिकल फिर से खड़े हो गए हैं कि डेमोक्रेसी प्रॉपरली रन नहीं कर रही है। सो बिफोर आई शुड स्टार्ट, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जैसे आपको टॉप एडुकेटर्स मिलते हैं जिनके साथ आप थ्रू आउट द ईयर अपनी यूपीएससी की जर्नी को जारी रखते हैं। ये वो टीचर हैं जो आपको राइट गाइडेंस देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी को और यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए हमें खुद से मेहनत करनी है। सेकंड सबसे अच्छी चीज़ है कि क्या हमारे पास कोई गाइड है जो हमें ये बताए कि भाई क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अनअकैडमी का सबसे पहला ही यही चीज़ है कि आप लोगों को खुद तैयार किया जाए कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी में मिलती हैं। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ डू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप टू गेट अ रेगुलर लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस जो फ्री रहती हैं, प्लस क्लासेस और जितने भी हमारे सेमिनार वगैरह हैं या रिलेटेड टू क्लासेस वगैरह हैं वो आपको सब मिलेंगी। Apart from that, you can follow me on the UPSC Mentor YouTube channel and UPSC Mentor Telegram channel. टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी क्लासेस के अपडेट मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी क्लास स्किप ना हो। अब याद रखें, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे सब्सक्राइब नहीं किया है सो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि जो भी क्लास मैं स्पेशल क्लास या प्लस क्लास लेता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ऑल इंडिया रैंक 2, with that all India rank 20 up to the all India rank 146 तक, ये सारे हमारे लर्नर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार अनअकैडमी ने जो रिजल्ट दिया ये भी पहले आप ही की तरह एक स्टूडेंट थे। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से पढ़ेंगे और आपके नाम भी यहाँ पे हों। बहुत ही पॉसिबल है भाई, सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो पॉसिबल और इम्पॉसिबल में। सिर्फ पढ़ने का ढंग आपको चेंज करना है, रेस्ट ऑफ चीज़ें बिल्कुल सेम है। अनअकैडमी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि अनअकैडमी की तरफ से आपको 20 बुक्स मिलेंगी। ये बुक आपके घर तक डिस्पैच भी कर दी जाएंगी। आपको सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक के साथ जुड़ना है। ये वो बुक्स हैं जो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लिखी गई हैं जो कि करंट अफेयर्स अपडेटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अनअकैडमी के साथ लोन का अप्लाई भी कर सकते हैं और अपनी इस ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है लाइव मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप टेस्ट सीरीज, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस और यहीं पे आपको सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको वही फील मिलेगा जो ऑफलाइन में मिलता है। ये डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप टीचर के साथ डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं क्लास में। जहां पे भी आपको लगता है कि शायद मे बी आपको समझ में नहीं आया तो आप
रेज योर हैंड कर सकते हैं। ये पहली ऐप है जहां पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। विद अनअकैडमी अगर आप आइकॉनिक में जुड़ते हैं, यू विल गेट अ पर्सनल गाइडेंस, लाइव क्लासेस, वीकली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और साथ में ही अगर आप प्लस में भी जुड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। डू रिमेंबर, आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस एक पूरी तरीके से टीचर मिल जाएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आपकी इस जर्नी में हमारा कुछ योगदान रहे। आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके इस तरीके से आप प्लस और आइकॉनिक पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SUHAIL सुहेल 10। ये कोड यूज़ करने के साथ ही आपको 10% ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ कि 1 साल या 2 साल के लिए जिस कोर्स के लिए आप जुड़ रहे हैं, मैं आपके साथ रहूँगा और जहाँ जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आई विल बी देयर एंड आई विल बी मोर हैप्पी कि अगर आप इस एग्ज़ाम में मेरे साथ रहेंगे। और यकीन मानिए कि टीचर हमेशा आपको एक गाइड की तरह सिर्फ रास्ता दिखाता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। विद अनअकैडमी आप अगर ऑप्शनल के लिए जाना चाहते हैं, जो कि बेस्ट टाइम है फॉर 2022 एंड 2023, अनअकैडमी में 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप कोई भी चूज कर सकते हैं और 24,750 में आप अनअकैडमी के ऑप्शनल सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ये बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी चल भी रहे हैं, कुछ क्लासेस हुई हैं। आप इन बैचेस के साथ भी जुड़ेंगे। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और किन किन टीचर से आपको क्लासेस लेनी है मैं खुद आपको गाइड करूंगा। अनअकैडमी की तरफ से एक नई पहल कि वीकली बेसिस पे हम पूरा आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाएंगे। इसमें PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, जो भी न्यूज़ रहेगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। ये पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बनाया गया है कि जर्नी किस तरीके से रहेगी फॉर 2022 फॉर 1 ईयर, 2023 फॉर 2 ईयर। और डू पार्टिसिपेट इन द अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी संडे एट 11 AM, ताकि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने में एटलीस्ट आपको कुछ फ़ायदा भी मिले। आज जिसकी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आई होप आपने ये देखा होगा। एक साइड से आपको वाइस प्रेसिडेंट और एक साइड से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। इनके बीच में जो बात हुई, ज़रा उसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और ये हमारी हिस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी ये क्लियर भी किया होगा। ये पार्ट हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से भी जुड़ता है, लेकिन इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रा देखते हैं कि क्या क्या बातें हुई। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हुई, दैट वॉज वॉइसिंग कंसर्न ओवर द थ्रेट टू द डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। यानी इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी को अब खतरा है। वॉइसिंग ओवर द थ्रेट टू द डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड, क्यों खतरा है? मे बी उन्होंने इसको 2 चीज़ों के साथ रिलेट किया है। एक रिलेशन उन्होंने ये जोड़ी कि जो अभी अफगानिस्तान में हुआ, एक था वो। दूसरा वो ये जुड़ा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन हारा, उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपने देखा होगा कि इश्यूज क्रिएट किए गए कि इस तरीके से इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये वो। तो उनका ये वोट उस चीज़ के लिए था। सो बहुत सारे बच्चों ने इसको थोड़ा सा और अलग एंगल से लिया है। प्लीज़ वो क्या वर्ड यूज़ किया गया ज़रा समझिएगा। वाइस प्रेसिडेंट Kamala Harris has underscored that they need to defend the democratic principle and institution in both India and the United States of America. वो कहती हैं कि हमें डेमोक्रेसी को बहुत स्टेबल करना है। इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया था कि खाली इंडिया के लिए ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है। अब क्योंकि आप न्यूज़ को किस पर्सपेक्टिव में लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अननेसेसरली न्यूज़ को खुद से मोल्ड करना भी ठीक नहीं है। अब ये वर्ड ये है कि उन्होंने कहा बोथ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज टू वर्क दे अंडरस्कोर द नीड टू डिफेंड द डेमोक्रेसी। हमें अपनी डेमोक्रेसी को डिफेंड करना है, ये बात होती है। सवाल ये बनता है कि ये इशू क्रिएट होता कैसे है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मानना था कि जो इस बार का जो विजिट रहा वो कुछ खास नहीं था, ये था वो था। उन चीज़ों की ओर हम नहीं जाते, लेकिन अगर आपको याद होगा तो इन्होंने एक चीज और कोट की। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इन फैब की बात कर रहा हूं 2020, इंडिया स्लिप 2 places टू द 53rd पोजीशन इन द 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग। यानी इंडिया की जो रैंक है वो गिर गई है, यानी कि डेमोक्रेसी में हम लोग इंडिया स्लिप 2 places नीचे गए। However, India is ranked higher than the most of its neighboring country. लेकिन फिर भी हम एशियन कंट्री, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं,
उनसे हमारी डेमोक्रेसी की जो रैंक है वो बहुत अच्छी है। यानी हम ये मान सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो अभी भी सही चल रहा है। लेकिन इशू खड़ा यहां पे हुआ कि क्या रीजन ऐसा था कि, और ये याद रखिएगा ये प्री का क्वेश्चन भी बनेगा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इन फैब रिपोर्ट देती है कि इंडिया स्लिप कर रहा है और इंडेक्स ऑफ ग्लोबल रैंकिंग के तौर पे। लेकिन हम नहीं चाहते कि जो बातचीत हुई इनके बीच में कि क्या वाकई में इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को कोई खतरा है। अमेरिका जब ये बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ जी खतरा है और हमें डिफेंड करना है। अब हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि वाकई में इंडिया को खतरा था। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि इंडिया की डेमोक्रेसी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डेमोक्रेसी को देखा जा रहा है और जो हम इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कंसेप्ट देखते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पहले ज़रा समझने की बात है। लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात है तो डेफिनेटली आपको टीचर भी बता देगा। मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी लेके आता हूं कि जब फ्रांस और अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा था, क्योंकि पहले अमेरिका आज़ाद हुआ फिर फ्रांस भी हो गया और इसके बहुत सारे इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़े हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। इस चीज़ से हम लोग हमको ये नहीं है कि ये देखिए ये जो इम्पैक्ट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ा है, ये मानना पड़ेगा। और करंट में अगर हम देखें यानी कि 2021 के ऊपर अगर हम देखें तो आज भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट यूरोप के हमारे कल्चर के ऊपर भी पड़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन कल्चर, और कल्चर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेसी, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अब वहां पे कोई चेंज होती है तो उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर कंसिडर्ड एज ए कार्डिनल एपोक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी ये माना जाता है कि भारत की तो बात नहीं कर रहा है वो, ये माना जाता है कि अमेरिका और फ्रांस रीढ़ की हड्डी है जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, यानी कि डेमोक्रेसी की। इवन आप लोग भी इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन मुझे जहां पे वो दिक्कत होती है वो ये है कि जब हम इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं बेटा, ये देखिए एनालिटिकल अप्रोच है। एंशिएंट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो एरा, बहुत सारी जो डायनेस्टीज इंडिया के अंदर रही, जो वंश रहे इंडिया के अंदर, इन डायनेस्टीज के अंदर अगर हम मैं साउथ ही इंडिया की बात कर लूँ, खाली साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया के अंदर अगर मैं चोला अंपायर की भी बात कर लूँ, खाली यही एक अंपायर ले लेते हैं, बहुत सारे और भी हैं, तो मुझे तो डेमोक्रेसी तब भी दिखी थी जब उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा सिस्टम जो है वेल डेवलप रखा हुआ था। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने आज़ादी के बाद फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, बाकी कनाडा, इन जगहों से थोड़ा बहुत अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन को पैचेस जो हमने जोड़े, उसकी वजह से वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा एक स्टोरी है। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात की जाती है। वहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी एक स्पीच दी गई कि हम अमेरिका वो लोग हैं जिन्होंने पूरे यूरोप को, पूरे एशियन कंट्रीज़ को एक रास्ता दिखाया कि मोनार्की सिस्टम ठीक नहीं था, डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। वहाँ से लोगों ने सीखा, जो कि बहुत बड़ी स्टोरी उन्होंने बता दी। इट गेव ए डेथ ब्लो टू द ओल्ड ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ये कहते हैं कि हमने, ये भी रिसेंटली बात की गई कि हमने अपने इस रेवोल्यूशन के थ्रू एक मोनार्की सिस्टम, एक डिक्टेटरशिप, ये सारे सिस्टम्स को खत्म कर दिया और पूरे यूरोप को और एशियन कंट्रीज को ये सिखाया कि किस तरीके से आज़ादी है और डेमोक्रेसी का क्या क्या फायदा है। एंड आई डू एग्री, और आप भी इस बात पे एग्री करेंगे, दिस इज ट्रू। लेकिन ये वोट जो है थोड़ा बहुत मुझे ये दिक्कत करता है, इसलिए कि क्या हम लोगों को फिर अपने एंशिएंट हिस्ट्री में कोई भी ऐसा एरा देखने को नहीं मिला। अगर मैं मौर्यन अंपायर की भी बात कर रहा हूं, याद करिएगा, अर्थशास्त्र की मैं बात करता हूं, बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन उसको क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं मानते, क्योंकि अगर आप ये वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ये लगता है कि यूरोपियन हिस्ट्री है, ये वाला पार्ट पढ़ते हैं तो ये लगता है कि इंडियन हिस्ट्री है। तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि ऑफ गवर्नेंस एंड इंस्टॉलेड ए मॉडर्न आइडिया फॉर गवर्निंग नेशंस। हमने देशों को मॉडर्न आइडियाज दिए। ये इस बार की जो बात हो रही है वो हुई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वर्सेस इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो ये बातें डिस्कशन हुई। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन बातों पे एग्री भी किया
कि ये सच में जो इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूं कि इंडियन डेमोक्रेसी को कंट्रोल करना, इंडियन डेमोक्रेसी को चलाना और यूरोपियन डेमोक्रेसी को चलाना एक हेल ऑफ डिफरेंस है। क्योंकि इंडिया के अंदर नंबर ऑफ रिलीजन है, कास्ट सिस्टम है, कलर है। आपके यहां पे तो दो ही रिलीजन है, या तो आप कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं। लेकिन इंडिया के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। और फिर भी हमारी रैंक बहुत अच्छी है, क्योंकि यूरोपियन, अगर हम नेबरिंग कंट्रीज से देखें तो कहीं आगे हैं। इवन मुझे तो यह लगता है कि इंडिया इज अ सेट ऑफ एग्जाम्पल फॉर अदर कंट्रीज, जहां पे दूसरे धर्मों को माना ही नहीं जाता। ये एक चीज थी। उसके बाद ये बात करते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, क्या क्या ये इस बार भी बात की गई। सबसे पहले कहा जाता है कि हमने लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी देशों को दी। इवन आई डू एग्री ऑन दैट। द वर्ड लिबर्टी हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ LIBER, which means free. There is a two type of liberty, positive liberty and negative liberty. लेकिन अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में आ जाएं तो भाई हम लोगों को वहां पे भी लिबर्टी थोड़ी सी देखने को मिली थी। चलिए उस पे ऊपर नहीं जाते। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम दैट ऑल मेन आर इक्वल। अब इस पे बात की गई कि क्या ऑल मेन आर इक्वल, एंड इट प्रोवाइडेड एंड इम्प्यूट्स टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू डिमांड ए लिबर्टी एंड फ्रीडम। लेकिन हाल फिलहाल में ही हालात कुछ इस तरीके से बने कि क्या अब ये कंसेप्ट सेम रह चुके हैं? क्या सबको अधिकार मिल रहे हैं? क्या हर एक को बोलने का हक है? क्या वर्ल्ड में डिमांड लिबर्टी की जा सकती है? क्या यही कारण है कि हम स्किप कर रहे हैं? इसके ऊपर बात होती है। और मैं भी बिलीव करता हूं कि मॉडर्न वर्ल्ड को अमेरिका और फ्रांस ने ये सारी चीजें दी थी, लेकिन आज सिनेरियो ये कहता है कि क्या यही वर्ल्ड अब कहीं खतरा तो नहीं बन रहा है देशों के लिए? प्लीज एनालिटिकल करिएगा। तीसरी चीज कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये जो संविधान बना है ये भी हमने बनाया। ये सारी वो बातें हैं जो अभी रिसेंटली की गई हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, करंट अफेयर्स की बात करो। द रेवोल्यूशन लेड टू द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो भारत के अंदर तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ऑरल कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देखने को मिले, जहां राजा महाराजा अपने वो लिखा करते थे, वो बोलते थे कि पूरे लोगों को बता दो। We serve as an inspiration for many nations who borrowed many idea from American Constitution. ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर से काफी सारी चीजें जो है बहुत सारे देशों ने हमसे सीखी। फिर वो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फ्रीडम की बात कर लें, इक्वालिटी की बात कर लें, जस्टिस की बात कर लें, मतलब हमने सबको ये दिया है। ये सारी चीजें चली। मैं फिर मानता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आपने लिबर्टी के बारे में बात की, ऑल मेन्स और इक्वल की बात की, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट इग्नोर द अदर कंट्री एज वेल। ये कहना कि खाली इन दोनों की वजह से सारा कुछ हो गया, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी और चीजें दूसरे देशों ने भी की थी। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गेव बर्थ टू ए नॉवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे फेडरलिज्म इन द कोर्स ऑफ टाइम। इंडिया के अंदर एंशिएंट टाइम में भी फेडरलिज्म हुआ करता था, लेकिन अब नाम नहीं था, फर्क इतना है। The federal form of government got popularity. This provided a nice template for the power sharing diverse country that needed to be a complex politics. कि हमने यहाँ पे पावर ऑफ डिवीजन के बारे में लोगों को बताया। अब सही बात है, अपने पावर ऑफ डिवीजन के बारे में बताया, पावर शेयरिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से पावर शेयरिंग होता है, यानी कि टॉप पे कौन होता है, बॉटम में कौन होता है, बीच में किस तरीके से। भाई इन बातों पे हम लोग एग्री करते हैं, बट रीजन क्या है आज कि देशों के अंदर वॉर चल रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहां से? अगर एक देश इस तरीके से चलते हैं तो फिर ये सारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए थे। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बोलने में और करने में बहुत फर्क है। एक और चीज जो इंडिकेट करने की बात है, दे टॉक अबाउट द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट, दैट अमेरिका वाज द रीजन जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को बहुत आगे तक बढ़ाया। अभी हाल फिलहाल में ही ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत देखने को मिली है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। यूएन जनरल असेंबली क्या कर रही है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये कहते हैं कि द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ले स्ट्रेस ऑन द राइट ऑफ द ह्यूमन। अगर हमने उस समय ह्यूमन राइट्स की बात की थी, हम आज भी करते हैं और हम हमेशा करते रहेंगे। फिर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अमेरिका में ऐसे पता चले जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे।
लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम एक बेटर स्पीच और दे सकते थे कि अगर आपकी तरफ से इतनी सारी चीजें हुई हैं तो हमारी तरफ से भी तो कुछ हुआ है। उसके मुताबिक द डिक्लेरेशन ऑफ ए राइट ऑफ थॉमस जेफरसन, जो उन्होंने नाम उस समय बोला, उन्होंने लोगों को होशियार किया द पीपल अबाउट देयर राइट, कि राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या है। अब ये जब राइट्स की बात करता हूं ना भाई, आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का पंगा है ना, जो कन्फ्लिक्ट उठे हैं ना, वो इसी चीज पे है। हर कोई अपने राइट मांग रहा है, किसी को क्या पता कि कौन से राइट कहां जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के मुताबिक अगर राइट्स किसी को मिले हैं वो भी हमारी वजह से, ये सारी तारीफें चल रही हैं। उसके बाद अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं, अब क्योंकि फ्रांस तो गए नहीं वो, लेकिन क्या फ्रांस का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था? आइए फ्रांस के बारे में बात करते हैं। The French contribution, French Revolution contribution to the modern world. I am not talking about the only India. I am talking about the entire world. सबसे पहले the democratization of society. French Revolution was a pan-European revolution. ये पूरा था, complete. It hacked the roots of the ancient system in Europe and ended the century-old federal government system. लेकिन word use नहीं हुआ, वहां पे फ्रांस नहीं बोला गया। वहां पे बोला गया कि जो हमने किया वो हमने किया और किसी ने नहीं किया। जबकि हम मानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो प्राचीन इतिहास का वो सिस्टम था कि ओल्ड ट्रेडिशन चलेगा, मोनार्की सिस्टम होगा, सारा कुछ जो है फ्यूडलिज्म के थ्रू पे चलेगा, जो वेल्थी क्लास होगी सारा वही चलाएंगे। बिफोर द रेवोल्यूशन द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। फ्रांस के रेवोल्यूशन से पहले सारी सोसाइटी इनइक्वालिटी में थी, डिस्पैरिटी थी, privilege on the consciousness. The revolution attacked the root of disparity, initiated a new social organization. So सबसे बड़ी चीज हम लोगों को फ्रांस से मिली थी, that was social organization. और मुझे लगता है कि जो बेस्ट पार्ट अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में दिया जा सकता है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये अमेरिका से नहीं निकला है, ये फ्रांस से आया है। तो जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सारा कुछ आपके थ्रू नहीं हुआ है, और भी कंट्रीज में देश हैं जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन वही बात है कि हर किसी को अपना बड़ा लगता है। आइडिया ऑफ मॉडर्निटी किसने दिया भाई? लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी ब्रॉड पॉलिटिकल इन यूरोप, ये सारी चीजें फ्रांस ने दी थी। क्योंकि आपके द्वारा जो चीजें दी गई वो ज्यादातर इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड थी। क्योंकि आपने खुद कहा है कि ना कोई हमारा परमानेंट दोस्त है और ना ही कोई हमारा परमानेंट दुश्मन है, और वो रिसेंटली अफगानिस्तान में भी पता चला। लेकिन ये बात भी नहीं की गई। मैं इसलिए कहता हूं कि ये कहना कि खाली अमेरिका कहता है कि थ्रेट है और अमेरिका का कहना है कि हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन कल यूपीएससी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में पूछेगा आपसे सवाल कि रिसेंटली ये जो वर्ड यूज किए गए, रिसेंटली ये सारी जो चीजें की, इस पे आप कितने एग्री करते हैं? डू यू एग्री? सो एट द सेम टाइम आई एग्री ऑन दैट पॉइंट, बट सेम टाइम आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कुछ चीजें कहीं और से भी ली गई है। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फर्टर्निटी, ये सारी चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिली थी। फ्रांस उस समय बहुत बुरे हाल में था, पूरी क्लासेस डिवाइड थी, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस तरीके से बनाया गया था। नोबल, क्लर्जी, पीजेंट्स, टैक्स सिस्टम, तो टैक्स सिस्टम, ये सारी चीजें तो इन लोगों ने खत्म की। एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि सेक्युलरिज्म की जो बात की जाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं कि एक सेक्युलर स्टेट है। द रेवोल्यूशन एंडेड द सॉवरेंटी, डेस्पोटिज्म, करप्शन ऑफ द चर्च and the importance of worship of the intellect reason become a more prominent. भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, जहां पे हर एक बंदे को, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाइयां जो चलती हैं वो किस चीज के ऊपर चलती हैं? रिलीजन के ऊपर चलती हैं आज 21 सेंचुरी में। तो ये जो वो कहते हैं ना कि जो करप्शन हो रही थी, और करप्शन जो है चर्च लोग कर रहे थे, बड़े बड़े पादरी लोग बैठे हुए थे, सब चलाते थे। सेम केस इज गोइंग ऑन इन द 21 सेंचुरी एंड दैट एक्चुअली बिकेम द one of the biggest concern for the democracy when it comes to a religion. When everybody is saying that my religion is superior than other, it will create a conflict, and that's the reason democracy का जो वो skip होना है वो लाजमी है। But as far as the India is concerned, because आपके यहाँ पे तो सिर्फ चर्च है, हमारे यहाँ पे मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, फिर उसके बाद बुद्धिज्म, फिर उसके बाद जैनिज्म। हमारे पास तो इतने रिलीजन है कि दुनिया में हमारा सेक्युलर रहना एक बेस्ट एग्जाम्पल है दूसरे देशों के लिए। लेकिन यह कहना कि खाली आपके द्वारा हुआ, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद देखिएगा, द पीपल डिमांडेड नॉट ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रांस के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मांगी थी, आप सिर्फ कह रहे हैं डेमोक्रेसी, बट ऑल्सो राइट टू प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का हक। आज सबसे ज्यादा लोग किस चीज से डर रहे हैं? कि बोलने ही नहीं दिया जा रहा।
They also demanding a voting right for women, claim the equal right with the man. So we need to give same kind of respect to the France जिन्होंने इतनी सारी चीजें दी. At the same time we need to give respect to the India as well. Same time we need to give respect other foreign countries. They contributed as well. लेकिन जो हुआ इस बार वो थोड़ा सा उन्होंने इतनी हिस्ट्री बता दी मुझे, वो पढ़ती गई कि इस तरीके से डेमोक्रेसी आई ये हुई. ना फ्रांस था उसमें, ना ब्रिटेन था उसमें, ना इंडिया था उसमें. सिर्फ ये बात थी कि हमने क्या कर दिया. एट द सेम टाइम द रेवोल्यूशन एरोज स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. देश राष्ट्रवाद जगाने के पीछे अमेरिका नहीं, राष्ट्रवाद जगाने के पीछे फ्रांस का बड़ा हाथ था. फ्रांस के बाद रशिया, इटली, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, ये सारे थे. And it paved the way for the unification of Italy and Germany. एकीकरण, unification of Italy and Germany has direct impact on the Indian unification. आपको सबको याद होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है. वो कहां के थे? वो जर्मनी के थे, लेकिन वो नाम भी नहीं लिया गया. And it also popularized the concept of a democracy. At the same time, considered people revoked the idea of freedom and bonded into their movement to create a sovereignty into the nation state. The Tipu Sultan, the Raja Ram Mohan Rai are the two best example of the individual who responded to the ideas coming from the revolutionary France. ये दो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फ्रांस के आइडियाज को कैप्चर किया था. दोनों आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में भी है. उसके बाद कंक्लूजन के तौर पे मैं ये उनकी पूरी जो हिस्ट्री हुई, जो वहां पे बातचीत हुई, उसको जरा मैं क्लियर कर देता हूं. बेटा प्लीज ये याद रखिएगा, मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दिया है. फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन नॉट ओनली लेड दे, मैं फ्रांस को भी साथ में रख रहा हूं, यूरोप को भी साथ रख रहा हूं. इट इज फाइट फॉर द न्यूली इमर्जिंग एग्लिटेरियन सोसाइटी एंड न्यू वे फॉर पॉलिटी इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज. दोनों ने अपनी कंट्रीज में बहुत अच्छा किया, बट दे ऑल्सो एक्टेड एज अ फिलोसफिकल बेस. लेकिन उनकी फिलॉसफी की वजह से हम लोग भी चेंज हुए ऑफ द पीपल ऑफ अदर नेशन. दीज रेवोल्यूशन हाईलाइटेड द फंडामेंटल सिविलाइज्ड वर्ल्ड विच कंटिन्यू टू शेप ऑफ ग्लोबल इंस्पिरेशन ऑफ टुडे टाइम. आज भी उनकी फिलॉसफीज, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फिलोसफर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ पे रहे हैं, लेकिन ये कहना कि कंट्रोल कंट्रीब्यूशन इज ओनली गोज टू द और नन अदर देन दैट इज अमेरिकन रेवोल्यूशन इज रॉन्ग. Let understand the other party as well. There is a teamwork. No country in this world can say like that, I had done everything for the entire world. We as an Indian nation, we have contributed a lot towards this contemporary world. We were the first who came up with this philosophical concept of the old literature of Vedas. We were the countries who come up with the concept of that कि एक कंट्री के अंदर बहुत सारे रिलीजन रह सकते हैं. We were the country that started that कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई धर्म नहीं हो सकता. We were the country where said like कि हर एक धर्म अपनी अपनी रिलीजन को फॉलो कर सकता है. So don't underestimate only कि हम लोगों ने किया है. But I hope that this class will be helpful for all of you. Thank you so much for being with me. Thank you for with Unacademy. Let's crack it. उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो. It is something slightly to the current affairs जो न्यूज़ थी उसके साथ मैंने जोड़ने की कोशिश की. ये आपको चाहिए बेटा, ये यूपीएससी की डिमांड है. अगर आप मेरे किसी कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ आप यूज़ कर सकते हैं कोर्स वेल्टन. मेरी प्लस क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं. अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें. और याद रखिए, कम पढ़िए, सही पढ़िए, सटीक पढ़िए और करंट में पढ़िए, कंटेम्प्रेरी में पढ़िए. ओल्ड कंसेप्ट में अब आप बैठेंगे फ्रांस में ये हुआ था, लुइस ने ये किया था, फिर वहाँ लड़ाइयाँ होती, नहीं चाहिए भाई. जो चाहिए वो टू द पॉइंट चाहिए. फिक्स क्या यूपीएससी आपसे पूछ सकता है वो चाहिए. उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल. सूनर और लेटर यू ऑल आर गोइंग टू बी आइस ऑफ इट. सी यू टुमारो विद अ न्यू कंसेप्ट. टिल देन बाय बाय.